हेलो एवरीवन। आज 10 नवंबर है और आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम अराउंड 4 to 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है 6G और 5G। आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है कि 5G तो आ गया, 6G आने वाला है। आपने एक पुरानी वीडियो में अराउंड 7 to 8 मंथ्स पहले पीएम मोदी को भी देखा होगा कि वो इंडिया में बैठ करके एक कार चला रहे थे, और वो एक्चुअली कार थी कहीं और पे, वो 6G टेक्नोलॉजी के थ्रू चला रहे थे उस कार को। तो अब ये 6G और 5G है क्या? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5G क्या है। 5G का मतलब होता है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। इसने 4G के कंपैरिजन में काफ़ी अपग्रेड दिया था। जैसे इसमें अराउंड 10 Gbps के आसपास की स्पीड होती थी और लो लेटेंसी होती थी। लेटेंसी का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट इंस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम। जैसे आपने कभी पबजी, आई एम श्योर पबजी आप सबने ही खेला ही होगा। तो पबजी में अगर आपकी लेटेंसी आपकी अगर वीक है या आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो कई बार होता था ना कि आप किसी के ऊपर बर्स्ट कर रहे हैं, पर आपकी गोली उसे नहीं लग रही है पर उसकी आपको लग गई, क्योंकि आपकी लेटेंसी ज़्यादा थी, तो रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा था। तो इस जो 5G है, 5G नेटवर्क में लेटेंसी कम हो गई, और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के लिए बेटर कनेक्टिविटी मिल गई इसे। तो स्मार्ट कार्स, स्मार्टफोन्स और रिमोट सर्जरीज, ये सब 5G की वजह से पॉसिबल हो सकती हैं। अब बात आती है 6G की। तो ये अभी डेवलप हो रहा है। तो ऐसा कहना है कि ये अराउंड 2030 के आसपास लॉन्च हो सकता है। 6G को हम इंटेलिजेंट नेटवर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट ही नहीं होगा बल्कि स्मार्ट भी होगा। अब स्मार्ट क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन यूज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको स्मार्ट नेटवर्क कहते हैं। अब कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो इनके डिफरेंस के लिए, जैसे इनकी स्पीड मैंने आपको बता दी, 5G की 10 Gbps तक होती है, इसकी 1 TBps टेराबाइट। लेटेंसी 1 मिली सेकेंड, तो इसकी लेटेंसी 1/10 है 5G की, 0.1 मिली सेकेंड। स्पेक्ट्रम बैंड है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, मेन जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब 5G को स्मार्ट सिटीज़ में, ऑटोनॉमस कार्स में, जैसा आपको पता होगा कि एलोन मस्क की बहुत सारी टेस्ला कंपनी की जो कारें आती हैं, ड्राइवरलेस कार, उसमें 5G का यूज़ हो रहा है। आगे अगर 6G होगी तो फिर और बेटर तरीके से वो परफॉर्म करेंगी, जो कि 6G 2030 तक रोल आउट होने वाला है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो 5G ने दुनिया को कनेक्टेड बनाया था, और 6G दुनिया को इमर्सिव और इंटेलिजेंट बनाएगा। तो मतलब अगर आप VR हेडसेट पे कोई गेम खेलते हैं और थोड़ा डिले होता है, 6G के साथ वो डिले ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इमेजिन कर सकते हैं आप कि कोई डॉक्टर दिल्ली से जापान के एक पेशेंट का ऑपरेशन रियल टाइम में कर सकता है। ये सारी चीज़ें 6G से पॉसिबल हो सकती हैं। तो 5G और 6G के डिफरेंस के लिए इतना ही। बाकी जो मेमोराइजेशन के लिए चीज़ है उसके लिए आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस। अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस ये एक रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है? रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो इसी नाम की रिपोर्ट निकालती है। अब इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो इंडिया के टॉप 1% लोग हैं, उनके पास नेशन की 62% वेल्थ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में। तो अब जो ये रिपोर्ट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये रिपोर्ट है, इसका एम क्या है? तो इसका एम है, ये रिपोर्ट के थ्रू एक्चुअली लोगों को अवेयर करते हैं कि वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन ट्रेंड्स क्या हैं और उनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अगर आप इंडिया के इस डेटा को वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वर्ल्ड में 1% ओन करते हैं 41% रिसोर्सेज। अगर आप कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए में देखें तो यहाँ पे रेशियो शायद 1% का 5% से, 1% लोग 5% रिसोर्स ओन करते हैं। चाइना में देखें अगर आप, तो चाइना में 1% लोग अराउंड 55% रिसोर्स ओन करते हैं। मतलब चाइना में भी इनइक्वालिटी है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ कम्युनिस्ट नेशन, बट इंडिया से कम है। तो इंडिया को खास तौर पे इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर से रिलेटेड, कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हैवी मेटल कंटेमिनेशन देखा गया है। ये पता कैसे चला? जो इस नदी में फिशेस मिलती हैं, उन फिशेस को लोग पकड़ते हैं, उन्हें खाते हैं। तो कई बार इंस्पेक्शन भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कंजम्पशन के लिए जा रही है फिशेस वो हेल्दी हैं या उनमें कोई तरीके की मिलावट नहीं है, मतलब मिलावट इन द सेंस कि अनहेल्दी तो नहीं है वो खाने के लिए। तो उससे पता चला कि इनके अंदर हैवी मेटल कंटेमिनेशन है। अब ये हैवी मेटल होता क्या है? सबसे पहले ये बात, तो कैडमियम और लेड एक हैवी मेटल है। बाकी हैवी मेटल में हम देखते क्या है कि ये इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो हाई होता है और इनकी डेंसिटी हाई होती है। ये डेटा था कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है इससे। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन में भी टॉक्सिक होते हैं अगर कंसिस्टेंटली कंज्यूम किया जा रहा है तो। कभी कभी अगर है तो आपकी बॉडी उसे फ्लश आउट कर देगी, पूरी तरीके से नहीं पर कर देगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लेड है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक है। इनके बारे में आपको पता होगा। लेड पॉइजनिंग, मर्क्यूरी पॉइजनिंग से कौन सी डिजीज होती है? मीनामाटा। फिर कैडमियम से कौन सी होती है? इताई इताई होती है। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज। तो ये सारी डिजीज जो है ये हैवी मेटल पॉइजनिंग से होती हैं। तो अब ये आता कहाँ से है? तो नेचुरल सोर्स से भी आता है और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से तो आएगा ही आएगा। तभी ये पॉइजनिंग है। नेचुरल सोर्स से आता तो वो नेचुरल ही होता, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते थे। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मतलब बैटरी, पेंट्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज, टैनरीज, टैनरीज मतलब जहाँ पे लेदर टैनिंग होती है, इन सारी जगह से। अब इनका इफेक्ट है, तो लेड अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। मर्क्यूरी कर रहा है तो न्यूरोटॉक्सिक होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कैडमियम का मैंने बताया आपको, इथाई थाई डिजीज। वैसे मर्क्यूरी का मीनामाटा डिजीज। मीनामाटा डिजीज किसी कंट्री के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि मीनामाटा डिजीज कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो ये था कावेरी का टॉपिक। अब कावेरी में वाटर पोल्यूशन इंडेक्स से हम मेजर करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन के लिए तो ये इंडेक्स है, ये मुझे लगता नहीं कि कुछ खास इंपॉर्टेंट है। अब एफ कावेरी में ये मेटल कंटेमिनेशन हुआ क्यों था? कावेरी मेटल कंटेमिनेशन हुआ था इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, नॉर्मल चीज, एग्रीकल्चर, अर्बन वेस्ट, नेचुरल सोर्स से तो होता ही है। अब एक चीज है बायो एक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जैसे कोई फिश है, एक फिश है, ठीक है, एज्यूम करते हैं, ये अच्छा ही बना देता हूँ मैं फिर, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है पर ये फिश है एक। तो इसने लेड खाया, इसके पास लेड है, ये डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रही थी, तो इसके पास अराउंड, मान लेते हैं कि इतना इसके पास लेड आ गया, इसकी बॉडी के हिसाब से 3% लेड इसकी बॉडी में आ गया। अब इस 3% लेड को किसी बड़ी फिश ने खाया, 3 ग्राम लेड मान लेते हैं, तो वो उस बड़ी फिश में चला गया। तो जो सेम फिश के अंदर डेली बेसिस पे कंज्यूम होने के कारण जो लेड बढ़ रहा था उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और अगर उस फिश को कोई बड़ी फिश खाएगी तो उस चीज को बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। मतलब अलग स्पीशीज में या अलग फूड चेन में जब ये होता है तो इसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और सेम फिश के अंदर हो रहा है तो इसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो श्री नारायण गुरु से रिलेटेड है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो जैसा गांधी जी ने नॉर्थ इंडिया में किया था, सेम फिनोमिना पे, सेम कॉन्सेप्ट पे इन्होंने काम किया था साउथ इंडिया में, मतलब बिना वायलेंस के इक्वेलिटी का मैसेज फैलाया था। तो श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 में केरला के इजावा कम्युनिटी में हुआ था। एक ऐसी सोसाइटी जिसको अनटचेबल कहते थे, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको सोसाइटी अनटचेबल कहती थी। लेकिन श्री नारायण गुरु ने एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी को अपना वेपन बनाया। इनका सबसे फेमस स्लोगन था, वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड। उन्होंने कहा इंसान को धर्म या जाति नहीं, उसका चरित्र और काम डिफाइन करता है। वो ये भी कहते थे कि फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, स्ट्रेंथ थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्री। ये उनका सोशल रिफॉर्म का 3 पिलर था। मतलब फ्रीडम, स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। ये कैसे कैसे मिलेगी? एजुकेशन से फ्रीडम मिलेगी,
स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी और प्रोग्रेस कैसे मिलेगी? इंडस्ट्री से। अब श्री नारायण गुरु ने केरला में टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट को 1888 में शुरू किया गया था। अरोबीपुरम शिव टेम्पल बनाया गया था जिसके थ्रू, जहां पहले लोअर कास्ट को एंट्री मना थी। ये एक साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन था। उन्होंने एसएनडीपी भी इस्टेब्लिश किया था, मतलब श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम, जिससे एजुकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज फैलाया जाता था। तो ये रही इनसे रिलेटेड कुछ बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनसे रिलेटेड कि एसएनडीपी उन्होंने 1903 में इस्टेब्लिश किया था। डॉक्टर पल्पू का भी नाम आप याद कर सकते हैं। अरावीपुरम टेम्पल भी इनसे रिलेटेड है। फिर दैव दशकम इन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोचिए कि कभी एक बच्चा है जो धीरे धीरे चलना तो नहीं सीख पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, और वो खड़ा हो नहीं सकता क्योंकि उसकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो खड़ा हो सके, उसकी बॉडी का वेट सपोर्ट कर सके। तो इस टाइप की डिजीज को, जेनेटिक डिजीज को डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, या डीएमडी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेनली लड़कों को होता है। अब लड़कों को क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। इसमें जो बॉडी के मसल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। तो कमजोर मसल्स होते हैं क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो बॉडी बना ही नहीं पाती अगर किसी को ये डिजीज है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ये रहा, ठीक है। तो ये बना नहीं पाती, उसके बिना मसल्स टूट जाते हैं, या आप कह सकते हैं कमजोर होते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती है। यूजुअली डीएमडी के जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 5 साल की एज में दिखने लगते हैं। बच्चा चलने में मुश्किल महसूस करता है या बार बार गिर जाता है, धीरे वॉकिंग से व्हीलचेयर तक पहुंच जाता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन म्यूटेशन है, जिसकी वजह से जो एक माँ के क्रोमोसोम से बच्चे में पास हो जाती है। एक्स लिंक्ड है, तो माँ के क्रोमोसोम से बच्चे में पास हो जाती है। अब तक इसका कंप्लीट क्योर तो मिल नहीं पाया है, लेकिन जीन थेरेपी, स्टेरॉइड्स और फिजियोथेरेपी से प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं। मतलब ये होगा तो, पर स्लो कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इंडिया में भी कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिस्ट्रॉफी एनिहिलेशन रिसर्च ट्रस्ट है जिसके इसके क्योर पे काम करती है, डायग्नोसिस और अवेयरनेस पे काम करती है। तो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक रेयर डिजीज तो है जिसके लिए एम्पैथी और अवेयरनेस दोनों की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।